नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका द्वितीय सोपान संधि विचार से कुछ मुख्य बिंदु लेकर आई हूँ। और ये संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की जो श्रृंखला चल रही है, इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं, यदि आपने ना देखे हो तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि होती क्या है? तो संधि का साधारण अर्थ है मेल, यानी कि मिलना, दो अक्षरों का या दो वर्णों का मिलना। दो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है, उसे इसलिए संधि कहते हैं। दो वर्णों के निकट आने से, यानी कि दो वर्ण होते हैं, दो वर्ण या दो अक्षर जो अत्यंत समीप होते हैं, अत्यंत समीप आते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास सटे हुए होने चाहिए, यानी कि उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं हो सकती। जो दूरवर्ती शब्द होते हैं उनमें संधि नहीं हो सकती। वर्णों की इस समीप स्थिति को संहिता कहते हैं। संहिता का सूत्र है परासन्निकर्षा संहिता, यानी कि वर्णों के अत्यंत सामीप्य को संहिता कहते हैं। आगे देखें, संहिता होगी। अब संहिता किसमें होगी? संहिता होगी एक पद में, और धातु और उपसर्ग के बीच में संहिता होगी, और समास में संहिता होगी। तो इन संहिता यानी इसमें संधि अवश्य होगी, इसमें संधि नित्य होती है ना, नित्य यानी अवश्य होगी। और वाक्य में संहिता ऐच्छिक है। अब आपका एक वाक्य है, वाक्य में भी संहिता होती है, लेकिन वाक्य में जो संहिता होती है वो ऐच्छिक होती है, अर्थात बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे इसमें संधि करनी है या नहीं करनी, संहिता करनी है अथवा नहीं करनी है। उदाहरण के लिए देखते हैं, प धन अका, यानी प का औ और अका का आ, तो ये मिलकर क्या बन गए? आ, दीर्घ आ। तो ये पाव का, ये आपका एक पद का उदाहरण हो गया। और नि धन अवसत, ये क्या बना? न्यवसत। अब नी क्या है? ये आपका उपसर्ग है, और अवसत क्या है? ये धातु है। तो नी का ई और अ मिलके क्या बन गए आपके? ये आपका यड़ संधि का उदाहरण होगा। और ये आपका जो संहिता है, उपसर्ग और धातु होने पर संहिता होती है, तो ये आपका इसका उदाहरण है। कृष्ण धन अस्त्रम मिलके बनेगा कृष्णास्त्रम। कृष्ण का अ और अस्त्रम का अ मिलके आपका क्या बन गया? आ, दीर्घ आ, दीर्घ आ। तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। और ये कृष्णास्त्रम क्या हो गया? ये समास, यानी कि समास में भी संहिता अवश्य होती है। तो ये नित्य संहिता हो गई इनमें, इन तीनों में। अब आता है आपका रामः गच्छति वनम। राम बन जाता है रामः गच्छति वनम, अथवा हम इसको, अगर हम इसमें संहिता करेंगे तो हम बोलेंगे रामो गच्छति वनम। अब चूँकि इसमें संहिता ऐच्छिक है, बोलने वाले की इच्छा पर है कि वो रामा गच्छति वनम बोलना चाहता है या वो रामो गच्छति वनम बोलना चाहता है। आगे देखें, संधियों के प्रकार। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो संधियाँ होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो स्वर संधि, या जिसको अच संधि भी बोलते हैं। दूसरी व्यंजन संधि या हल संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है? तो स्वर संधि होती है जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द और उसका जो अंतिम वर्ण होता है, तथा द्वितीय का जो उसके पश्चात आता है, द्वितीय का प्रथम वर्ण, दोनों स्वर हो, वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे श्री
धन ईशा तो बन गया श्रीशा। श्री का जैसे ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई तो मिलके क्या हुआ, दीर्घ ई, श्रीशा। जैसे विद्या धन आलया तो विद्या का आ और आलया का आ मिलके क्या हो गए, दीर्घ आ हो गए। तो ये स्वर संधि के उदाहरण होंगे। दूसरा है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, जहाँ दो में से पूर्व व्यंजन हो, दो वर्ण होंगे, दोनों में संधि होती है तो पूर्व व्यंजन हो और पर स्वर हो, या पूर्व और पर दोनों व्यंजन हो, एक व्यंजन हो और एक स्वर हो, या फिर दोनों ही व्यंजन हो, वहाँ क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। जैसे हरिश हलंत हरिश धन सेते तो यहाँ होगा हरिश सेते। दोनों व्यंजन हैं स और श तो हरिश सेते बन गया। आगे देखें विसर्ग संधि। तीसरी है आपकी विसर्ग संधि, जहाँ प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो। प्रथम शब्द और उसके अंत में विसर्ग हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होता है, प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो, दोनों में से कोई भी हो, स्वर भी हो सकता है अथवा व्यंजन भी हो सकता है। तो वहाँ क्या होती है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। अब विसर्ग संधि का उदाहरण हम आपको, अच्छा इसमें मैंने आपको नहीं दिया है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे विसर्ग संधि के लिए पहले ये देखते हैं, द्वितीय शब्द के आरंभ में विसर्ग नहीं आ सकता है। तो द्वितीय शब्द के आरंभ में क्या है कि आपका विसर्ग नहीं हो सकता है, कभी भी आरंभ में विसर्ग नहीं होता है, अंत में ही विसर्ग होता है। और प्रथम शब्द के अंत में ही विसर्ग आता है, क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है। अब इसका चलिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हरि धन चरति, हरिधन चरति तो हरिधन चरत आपका होगा विसर्ग और ये च मिलके आपके बन जाएंगे हरीश चरति, हरीश चरति। अभी किस सूत्र से होगा ये हम जब आपको पढ़ाएंगे आगे तब बताएंगे। तो इस तरह आपको संक्षिप्त में थोड़ा बताया, उसके पश्चात अभी आगे तीनों संधियों के विषय में बताएंगे। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।